क्या हुआ था जब एक कुत्ते को अकेले स्पेस में भेज दिया गया था? और क्या आपको पता है कि मार्स का जो सबसे बड़ा चोटी है वहां पे आप जाओगे तो आप लिटरली स्पेस को देख पाओगे। वो इतना ऊंचा है एज कंपेयर टू द लैंड। ऐसे नॉन स्टॉप अमेजिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 10, इस फैक्ट को सुनो और ये फैक्ट जब कंप्लीट होगा तो आप एंड में कहोगे क्या है यार। एक प्लैनेटरी सिस्टम है जो कि यहाँ से 40 लाइट ईयर्स दूर है। 40 लाइट ईयर जो कि कंपैरेटिवली बहुत क्लोज है। ट्रैपिस्ट-1 इस सिस्टम का नाम दिया गया है क्योंकि वहां पे एक तारा मौजूद है 40 लाइट ईयर दूर, और उस तारे को 3 अर्थ लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं जो कि बिल्कुल धरती की तरह होने का चांस है उसका। ट्रैपिस्ट-1G, ट्रैपिस्ट-1E और ट्रैपिस्ट-1F ये सारे वहां के तारे के उसी पोजीशन पे मौजूद है जहां पे लाइफ सस्टेन जस्ट कर सकता है, और वहां पे लिक्विड वाटर भी हो सकता है। लेकिन वो हमारे धरती से भी पुराना सिस्टम है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वहां। तो इस बात से ये पता लगाया गया है कि वहां पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन हो ऑलरेडी, और उनके पास भी वैसी ही टेक्नोलॉजी हो जो कि हमारे पास है। उनके पास भी टेलीस्कोप्स हो और बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स हो। मे बी वो ऐसा टेलीस्कोप निकाल दिए होंगे जिससे वो धरती को लिटरली देख पाते होंगे लाइव। और हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इसको घंटों ऑब्जर्व करता है डेली बेसिस पे। बट अमेजिंग बात यह है, ये सुनो ध्यान से, आप पागल हो जाओगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा, तब इसी टाइम अभी 2022 में ही अगर वहां का कोई टेलीस्कोप धरती को देख रहा होगा हमें, मान लो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है, तो वो जूम करके पूरे धरती को देख पा रहा होगा कि हम लोग कितना इवॉल्व कर गए हैं और ये सब देख पा रहे होंगे। आपके घर को भी वो जूम करके देख सकता है, मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग। लेकिन और आगे सुनो, क्या है कि ये बात नहीं है, बात इससे भी क्रेजी है। वो जब अभी हमारे धरती को देखेगा ना, तो आपके पापा, आप जो वीडियो देख रहे हो, आपके पापा जब जवान थे आज से 40 साल पहले, उस टाइम का सीन उनको अभी दिखेगा। वो अभी अगर टेलीस्कोप लगा के धरती को देखेंगे तो आपके पापा और आपके मम्मी के यंगर वर्जन को वो देख पाएंगे। दिल्ली मुंबई जैसा अभी है वैसा नहीं, पास्ट में चलते 40 साल पहले उस टाइम के सीन को अभी वो लाइव देख पाएंगे। तो वो लोग अभी देख रहे हैं हमारे धरती को, बट वो 1970s और 80s में कैसे देख पाएंगे? आखिर ये कैसे संभव है? वो 1970s को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे अभी अगर देखेंगे? तो उसका आंसर यही है कि वो यहाँ से 40 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, तो यहाँ का लाइट पहुंचने में अभी 40 साल लगेगा। इसका मतलब 2022 को वो लोग +40 कर दो, 2062 जब होगा 2062, तब जाके उनको अभी का सीन दिख रहा होगा। मतलब अगर उन लोग के पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है कि वो मेरे को देख पा रहे हैं वीडियो बनाते हुए, तो 2062 में जब मैं बुढ़ा हो चुका हूँगा तब वो देख पाएंगे कि हाँ फैक्टेक्स 2022 में वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा है। और अभी देखेंगे तो मेरे घर, मेरा स्टूडियो ये जहाँ है, इस जगह पहले में भी जंगल हो सकता है, वही देख पाएंगे अगर अभी वो लोग देखे तो। यूनिवर्स बहुत गजब है ना। फैक्ट नंबर 9, एक प्लैनेट है ग्लीसेस 667c नाम का, और वो सिर्फ और सिर्फ 22.18 लाइट ईयर दूर है, और उसका टेम्परेचर भी यही माना जाता है कि 5-10 डिग्री सेल्सियस इसी रेंज में होता है, जो कि हैबिटेबल हो सकता है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात है, एक यूनिक बात है इस ग्रह के बारे में कि ये 3 तारे को एक साथ ऑर्बिट करता है। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे बगल में देख सकते हो, इस प्लैनेट पे अगर आप खड़े हो गए तब आपको दिन के समय 3 सूरज आसमान में दिखेंगे। एक बड़ा दिखेगा जो कि सामने मौजूद है, बाकी 2 छोटे दिखेंगे। फैक्ट नंबर 8, ब्लैक होल में अगर किसी इंसान को फेंक दिया जाए तो उसका दिमाग क्या एक्सपीरियंस करेगा? इसका सबसे बड़ा थ्योरी यह है कि अगर आपको ब्लैक होल में फेंक दिया जाए तो वहां पे अंदर तो टाइम एग्जिस्ट करता नहीं है, टाइम रुका हुआ होता है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली जब तक वो 10-20 बिलियन साल तक वो ब्लैक होल इवापोरेट नहीं हो जाता, मतलब ब्लैक होल का भी लाइफ खत्म होता है इवापोरेशन से, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक आप वहां पे ट्रैप्ड रहोगे। ऑलमोस्ट इटर्निटी के लिए आप ब्लैक होल में ट्रैप रह जाओगे। ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, लेकिन क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको जाना होगा। भेजूं? बिल्कुल नहीं। फैक्ट नंबर 7, एक एरोस नाम का एक एस्ट्रॉयड है, और वो सबसे नियर अर्थ का सबसे डेंजरस ऑब्जेक्ट है। इस चीज का आप साइज जो है वो एक नॉर्मल शहर से कंपैरिजन आप देखो कितना है।
और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमारे सोलर सिस्टम में ही मंडरा रहा है और ये 17 किलोमीटर वाइड है और करीब 34 किलोमीटर लंबा है। आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट धरती से टकराया था और डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे वो करीब 10 किलोमीटर लंबा था। वो ऑब्जेक्ट ज्यादा लंबा नहीं था। 10 किलोमीटर कितना ही होता है, उतने लंबे से पूरे डायनासोर का प्रजाति विलुप्त हो गया। तो ये तो 17 किलोमीटर वाइड है। इनफैक्ट ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर ये हिट कर गया किसी पार्ट को तो क्या है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट अगर समुद्र में हिट किया तो सुनामी आ सकती है और धरती पे एक ऐसी स्टेट आ सकती है ना जिसको कहते हैं इटर्नल विंटर, हमेशा के लिए ठंड पूरे धरती पे। ऐसा क्लाइमेटिक चेंज कर सकता है ये ऑब्जेक्ट। समझ नहीं आता 17 किलोमीटर ही चौड़ा है लेकिन इसका इंपैक्ट होने से धरती तहस नहस हो सकती है। तो अगर ये कभी भविष्य में धरती के तरफ आया तो नासा को इसका जो ट्रेजेक्ट्री भटकाने के लिए बहुत बड़ा स्पेसशिप को भेजना होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। फिलहाल नियर फ्यूचर में ये धरती के सामने आ रहा है, इसकी कोई संभावना तो नहीं है, लेकिन ये टेंशन देकर रखा है वैज्ञानिकों को क्योंकि ये सौर मंडल के अंदर ही घूम रहा है। फैक्ट नंबर 6, वीनस ग्रह के बारे में आप जानते ही होंगे कि वहां का कितना गर्म सरफेस है। आपको पता है एक रशियन प्रोब वीनस पे उतरा था और जस्ट उतरा, जल्दी जल्दी पिक्चर लिया, जल्दी जल्दी सेंड किया धरती को और फिर वो बेचारा गल गया क्योंकि वहां पे कोई भी मेटल या कुछ भी रह ही नहीं सकता है। तो गलने के पहले का जो पिक्चर क्लिक किया था उसने वीनस के सरफेस का, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये है उस टाइम का रॉ पिक्चर और पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो कि वीनस के सरफेस को टच किया। और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स को भेजने का प्लानिंग कर रहे हैं वैज्ञानिक। फैक्ट नंबर 5, गामा रे बर्स्ट। ये जो होती है इसके बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ कि गामा रे बर्स्ट आया था जो कि साइंटिस्ट ने रीड किया था। तो आपको पता है गामा रे बर्स्ट जो है ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। ज्यादातर यूनिवर्स में जो गामा रे बर्स्ट वैज्ञानिक लोग रीड करते हैं वो करते हैं कहीं पे ब्लैक होल बनने के बाद। जब कहीं पे यूनिवर्स में ब्लैक होल बनता है तब गामा रे बर्स्ट यूनिवर्स के चारों तरफ फैल जाती है। एंड आप यकीन नहीं करोगे ये सिंगल लाइन पॉइंटेड बर्स्ट होती है और सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए होती है, ज्यादा नहीं होती है। कुछ कुछ गामा रे बर्स्ट तो मिली सेकंड के लिए होता है, कुछ कुछ बर्स्ट 3-4 सेकंड लास्ट कर जाती है। लेकिन उस एक सेकंड में, ध्यान से सुनो इस बात को, उस एक सेकंड में जितनी एनर्जी रहती है वो हमारा सूरज 10 बिलियन सालों में, हजारों करोड़ों सालों में जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ओवर टाइम, उन सब को ले लो, उतना सिर्फ ये 3 सेकंड में करता है ये गामा रे बर्स्ट। अपने पूरे जीवन में जितना एनर्जी लो, सन ने अपने पूरे जीवन में जितना एनर्जी दिया है उस सारे को लो उतना 3 सेकंड में। सोचो ये कितने खतरनाक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं। इनफैक्ट 1991 में इसी चीज को स्पेशली डिटेक्ट करने के लिए कई गामा रे ऑब्जर्वेटरीज को लगाया गया और रफली एक गामा रे बर्स्ट को डेली डिटेक्ट करती है हमारी वो ऑब्जर्वेटरी, और वो हर तरफ से आती है। मतलब सोचो कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन कितना कॉमन है। ये ब्लैक होल के फॉर्मेशन में भी निकलता है, जब कोई तारा फटता है सुपरनोवा तब भी निकलता है, और जब 2 तारे कोलाइड करते हैं तब भी निकलता है, और जब 2 ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं तब भी निकलता है। तो ये सब चीजें हर सेकेंड हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हो रही है। फैक्ट नंबर 4, अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग हाइट पे हम लोग जंप कर सकते हैं। जैसे कि धरती का एक नॉर्मल जंप करीब 0.45 मीटर्स का होता है और ये जंप करीब 1 सेकेंड लास्ट करता है, फिर आप आ जाते हो। जैसा आप मतलब एकदम नॉर्मल जंप की बात हो रही है, आप बाहर जाओ जंप करो पूरा दम लगा के तो 0.45 मीटर जंप करोगे और नीचे आ जाओगे। ये धरती की नॉर्मल ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अगर आप चांद पे जाओगे और उतने ही फोर्स से जंप करोगे जितना कि आप धरती पे किए, तब आप करीब 4 सेकेंड हवा में रहोगे फिर गिरोगे। करीब 3 मीटर आप जंप कर जाओगे उतने ही फोर्स पे। मंगल ग्रह की बात करें तो वो धरती से काफी मेल खाता है। वहां पे 0.45 धरती की तरह तो नहीं, लेकिन 0.9 मीटर तक थोड़ा सा ज्यादा जंप होगा। प्लूटो जो कि एक छोटा प्लैनेट है, उस पे अगर आप
धरती जैसे जितना फोर्स से आप जंप करते हो उतना ही फोर्स से जंप करोगे तो आप करीब 8 मीटर ऊपर चले जाओगे और पूरा फुल व्यू का मजा ले पाओगे 10 सेकंड के लिए। आप उतने ही फोर्स से जंप करोगे प्लूटो पे तो फिर आप 5 सेकंड तक ऊपर जाओगे, फिर 5 सेकंड लगेंगे आपको नीचे आने में और टोटल 10 सेकंड का व्यू आप एंजॉय करोगे। जैसे सपने में कभी कभी आता है ना, या फिर रैंडम थिंकिंग में आता है ना कि काश ऐसा कोई पावर होता हमारे पास जो हम बहुत हाई जंप कर पाते हैं, एकदम ड्रीमी टाइप का। वही चीज एक्चुअल में प्लूटो पे होगा। सैटर्न जो है, ब्यूटीफुल प्लैनेट सैटर्न, उसका एक मून है एनसेलेडस और यहाँ पे आप जब जंप करोगे तो आप 150 मीटर तक ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे। वहां पे आप एक कदम भी बढ़ाओगे तो आपको एकदम स्लोली बढ़ाना होगा और आप नॉर्मल दम लगा के इतना धरती पे जंप करते हो, फिर आधे मीटर ऊपर जाके नीचे आ जाते हो, जो हम लोग के लिए नॉर्मल है। उतने ही फोर्स पे वहां करोगे तो आप 60 सेकंड के लिए ऊपर ही रहोगे। और एक फैक्ट जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वो कॉमेट 67P। कॉमेट 67P ऐसा कॉमेट है कि वहां आप जंप करोगे और इसकी ग्रेविटी तो कुछ ज्यादा ही अजब है। इसका एस्केप वेलोसिटी इतना कम है कि आप नॉर्मल दम लगा के जंप करोगे तो कॉमेट को छोड़ के स्पेस में चले जाओगे हमेशा के लिए। इसका ग्रेविटी इतना कम है कि इंसान का मसल फोर्स से भी कम वीक है, आप बोल सकते हो। फैक्ट नंबर 3, जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि लॉन्च हुआ था, वो हमारे सबसे बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज में से एक है। लेकिन कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कोई मीटियोर, एस्ट्रॉयड वगैरह हिट कर दिया था और उससे उसका एक मिरर डैमेज हो गया था, परमानेंटली डैमेज हो गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में गोल्डन मिरर्स लगा हुआ है, बहुत सारा लगा हुआ है, उसमें से एक पे हिट करके उसको डैमेज कर दिया। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि देखो, हिट किया, इससे हमें उतना कोई चौंकने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा होगा ही। स्पेस में, स्पेस इतने चीजों से भरा हुआ है, कभी तो कुछ ना कुछ हिट करेगा। तो हमने जेम्स वेब को ऐसे ही बनाया है कि एक मिरर खराब होने से उसके क्वालिटी पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब प्रिपेयर्ड है और ये सब प्लान में ही शामिल है। हमारे जितने भी स्पेस क्राफ्ट्स हैं जो भी ऑर्बिट करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितने ही सब है, सब डेली कुछ ना कुछ से हिट होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हमारे दिमाग में है क्या वो स्पेस में तैर रहे शांति से, वैसा नहीं है। कई ऑब्जेक्ट्स आर पार हो रहे हैं। स्पेस ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है और धरती के एटमॉस्फेयर के पास तो बहुत ज्यादा ही भरा हुआ है स्पेस जंक के चलते। तो स्पेस क्राफ्ट या फिर कोई भी हमारा कोई भी टेलीस्कोप उससे कुछ ना कुछ हिट करेगा, ये प्लान लेके ही चलना पड़ता है हमें। फैक्ट नंबर 2, कभी कभी रियलिस्टिकली ही कुछ ऐसी चीजें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं ना कि पास्ट में जितना पढ़ाई किए हैं सब लगता है क्यों किया आखिर। ऐसे ही कुछ हुआ था साल 2018 में, जब एक ऐसी चीज हुई जो आप यकीन नहीं कर पाओगे। जितने आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप सबको पता होगा कि ब्लैक होल में कोई एक चीज अंदर चली गई, उसका बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी मैटर के लिए। आज तक ऐसा नहीं देखा गया था। बट साल 2018 में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो कि 665 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसके अंदर से कुछ निकलता हुआ नासा के स्पेस टेलीस्कोप, एक न्यूस्टार नामक टेलीस्कोप है, उसने बाहर निकलते हुए देखा। और इस चीज से रिलेटेड आप आर्टिकल्स को भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और साल 2003 में तो कुछ डेटा ब्लैक होल के अंदर से निकल रहा था, जिसको कि वैज्ञानिकों ने साउंड में कन्वर्ट किया और वो ऐसा कुछ वाइब्रेशन निकल रहा था। जब डेटा को वैज्ञानिकों ने साउंड में कन्वर्ट किया 2003 वाला, तो उसमें हमिंग की साउंड आ रही थी। तो ये सब जब दिखता है तब ऐसा लगता है कि नहीं, जो ये रिलीजन है और जो साइंस है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और पुराने वेद, ये सब चीजों को पढ़ के हम लोग सही में बहुत कुछ को फाइंड कर सकते हैं। और जब 2003 और 2018 में ब्लैक होल से निकलती हुई चीज दिखी वैज्ञानिकों को, तब अब इस पे शक होने लगा कि ब्लैक होल से कोई चीज बाहर भी आ सकती है, ये कैसे हो सकता है। और 2018 वाला केस में ये पाया गया था कि जिस तारे को वो निगला था, उस तारे को वो लाइट के स्पीड से निगला था, एकदम अपने पूरे इंसेंट ग्रेविटी से निगला था। प्रोबेबली उसी तारे के मटेरियल को वो लाइट के स्पीड के हाफ स्पीड पे इजेक्ट कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है आखिर। जब यह ऑब्जर्व हुआ तब कई इमरजेंसी मीटिंग्स हुई और कई टेलीस्कोप्स को लगाया गया इसी को रीड करने के लिए। और 2018 से लेके इतना टाइम हो गया, अभी तक कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर पाए वो लोग कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मे बी और डेटा मिलते जाए, जैसे
वैसे उस पर अपडेट आता जाए, और आएगा तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, 1957 के टाइम पे कोई भी चांद पे नहीं गया था और धरती के लोगों को पता नहीं था कि अगर कोई स्पेस में जाए तो कैसे ग्रेविटी एक्ट करेगा या फिर स्पेस सूट में कितना क्या सेटिंग होना होगा। सिंपली स्पीकिंग उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। किसी को नहीं पता था कि स्पेस में ह्यूमन बॉडी में कुछ खराबी तो नहीं हो जाएगा, इतना रिस्क कौन लेगा। तो फिर रशिया में ये किया गया कि एक कुत्ते को लेके टेस्ट किया गया कि ये जब जाता है स्पेस में तो इसके बॉडी के साथ क्या होता है। लाइका एक फीमेल डॉग थी और गली के ही एक जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, वही थी मॉस्को की, और उसको उठा लिया गया। फिर लाइका के बॉडी के ऊपर हार्ट बीट सेंसर्स और बहुत टाइप के सेंसर्स को लगाया गया, ब्रीदिंग रेट और पल्स को मापने के लिए। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, फिर भी ये किया गया और फाइनली लाइका को लॉन्च कर दिया गया स्पेस में। लाइका बुरी तरह से डरी हुई थी और ये उसके ब्रीदिंग सेंसर्स और पल्स रेट सेंसर्स बता रहे थे जितना एक कुत्ते का होना चाहिए पल्स रेट, उससे ट्रिपल हो गया, 3 गुना ज्यादा उसका हार्ट बीट तेज हो गया जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी। और उस टाइम की टेक्नोलॉजी उतनी भी एडवांस्ड नहीं थी और इसलिए उसका जो केबिन था जिसमें वो थी, केबिन के अंदर इतनी गर्मी हुई कि अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया। करीब 7 घंटे बाद एक कुत्ता 40 डिग्री से ज्यादा लगातार, और वो भी स्पेस के अजीब ग्रेविटी में, उसका बॉडी नहीं सह पाया और अचानक से पल्स ऑफ हो गया, उसका हार्ट बीट रुक गया, वो केबिन पूरी तरह से ओवर हीट हो गया था। तो लाइका वर्ल्ड की पहली स्पेस डॉग थी जो कि स्पेस में ही अपना दम तोड़ दी और उसका बॉडी वहीं पे गल गया ओवर हीट के चलते। लाइका की स्टोरी सैड है बट उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं और पहला डॉग का पेयर जो कि स्पेस में जाके सेफली वापस भी आ गया वो था बेल्का और स्ट्रेल्का। ये पहले डॉग थे जो कि स्पेस से रिटर्न किए थे सेफली। 1960 की बात है ये। और एनिमल इन स्पेस की कहानी बहुत चौड़ी है। पास्ट में मंकी, एप्स, डॉग्स, कैट्स, टोटोवाइज, माउस, रैट्स, रैबिट, फिश, फ्रॉग, स्पाइडर, बहुतों को ले जाया गया है स्पेस में। तो ये थे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार फैक्ट्स के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।